वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 से पढ़ेंगे इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, आई एम सॉरी, एक्सटर्नल रिलेशंस। ये आप यहाँ पर ये फ़ोटो देखिए। ये जो फ़ोटो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये एक्चुअली नाम के 5 फाउंडिंग मेंबर्स का है। और ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स जो हम वो देख लेते हैं। इसमें नेहरू है, नेहरू के पास ये जो है नक्रूमा है, नक्रूमा जो है वो घाना के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके पास जो है वो है नसर, नसर जो है वो इजिप्ट से है। इजिप्ट मतलब नसर के पास घाना, उनके पास नसर, और उनके पास है सुकर्णो, सुकर्णो जो है वो इंडोनेशिया से। उसके पास है यूगोस्लाविया से टीटो। तो ये नेहरू, ये है नेहरू एंड नेहरू, नक्रूमा, नसर, सुकर्णो एंड टीटो। तो इनके बारे में जो है वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है उनके इन सभी फिगर्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अभी तक हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स ये जो बुक 2 के पढ़े हैं। इस बुक में हमने देखिए कि क्या क्या अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए कंट्री में, डोमेस्टिक चेंजेस मतलब कंट्री के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स और चेंजेस हुए। तो अब हम लोग उसके एक्सटर्नल चैलेंजेस पे आते हैं। मतलब अब हमने जब इंडिया का डोमेस्टिक चैलेंजेस को एक बार इस्टेब्लिश कर लिया, पढ़ लिया और समझ लिया, तब हम उसके एक्सटर्नल चैलेंजेस पर आएंगे। तो यहाँ एक्सटर्नल चैलेंज में भी हमारे लीडर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और एक प्रॉब्लम ये थी कि एक इनोवेटिव रिस्पॉन्स के साथ आ सके। तो क्योंकि हम लोग नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ही बढ़ावा दे रहे थे, और हमने ये नॉन अलाइन मूवमेंट को इस्टेब्लिश करा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो लेकिन हमें ये भी पता चला कि वो इतना आसान नहीं था, मतलब नॉन अलाइन रहना इट वाज नॉट दैट इजी। बहुत जल्दी हमने हमारे नेबर्स के साथ वॉर्स हमने फ़ाइट करे। जैसे कि 3 वॉर्स थे, एक 1962, 1965 और 1971 में। ये वॉर जो थे वो हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस को जनरल में शेप कर रहे थे, और उसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी पड़ता था। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है और क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस थे जो हमने फेस करे। इंटरनेशनल ऐसे क्या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था जिसने इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन को शेप करा। क्या ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने कंट्री को फॉरेन पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्म करा। क्या चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस थे हिस्ट्री में, और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का एवोल्यूशन होना। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, देखिए इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ट्राइंग और चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बॉर्न हुआ था। मतलब इंडिया के साथ साथ उसके आसपास और भी बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जो कॉलोनाइजेशन से फ्री हुए थे। तो वर्ल्ड ने एक बहुत ही बड़ा वॉर फेस करा था, बहुत मतलब ये 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेस करा था, और वो अभी भी रिकन्स्ट्रक्शन के इशू के साथ ग्रैपल कर रही थी, उससे सीख रही थी। और फिर एक और अटेम्प्ट करा गया कि एक इंटरनेशनल बॉडी को इस्टेब्लिश करा जाए। बहुत सारे नए कंट्रीज जो थे वो इमर्ज हो रही थी क्योंकि वो कॉलोनाइजेशन से फ्री हो रही थी। बहुत सारे जो नेशंस थे वो वेलफेयर और डेमोक्रेसी के ट्विन चैलेंजेस के साथ आट पार आने की कोशिश कर रही थी कि यार उनको अपने नेशन को डेवलप भी करना है, साथ ही साथ डेमोक्रेसी को भी अपहोल्ड करना है। तो फ्री इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन सभी कंसर्न्स का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, जो ये अभी हमने पढ़े। तो इन सब का असर हमें हमारे एक्सटर्नल रिलेशन के ऊपर देखने को मिलता ही है। फिर इसके अलावा इन फैक्टर्स के अलावा ग्लोबल लेवल पे इंडिया के खुद के शेयर ऑफ कंसर्न्स थे। मतलब ये जो जितनी एक्सटर्नल ये चैलेंजेस अलग अलग कंट्रीज़ की थी उनकी तो थे ही सही, इंडिया के खुद के भी अपने कंसर्न्स थे। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की लेगेसी छोड़ के गई थी इंडिया के ऊपर। पार्टीशन के खुद के अपने प्रेशर्स क्रिएट करे थे, पावर्टी का टास्क मतलब पावर्टी को हटाना था, बहुत बड़ा टास्क था, और ऐसे बहुत सारे टास्क थे जो इंडिया को खुद को अपने साथ ग्रैपल करना था। तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था जिसमें इंडिया ने वर्ल्ड अफेयर्स में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट पार्टिसिपेट करना शुरू करा था। What does independence consist of? It consists fundamentally and basically of foreign relations, that is test of independence. All else is local autonomy. Once foreign relations go out of your hands into the charge of somebody else, to that extent and in that measure you are not independent. ये जवाहरलाल नेहरू during a debate in the Constituent Assembly in March 1940. हमारा जो ये नेशन है वो ऐसे बैकड्रॉप में बॉर्न हुआ था कि मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद हम जस्ट वर्ल्ड वॉर 1945 में ही ख़त्म हुआ था। तो इंडिया ने डिसाइड करा था कि अपने फॉरेन नेशंस के साथ जिस तरीके से कंडक्ट करना है वो ये है कि हमारा एम होना चाहिए कि हम लोग सोवरेन है, एंड बाकी सारे नेशंस, मतलब इंडिया ने ये डिसाइड करा था कि
और ये इंडिया की हमेशा से पॉलिसी थी उस टाइम पर कि क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है तो हमें यही ट्रीट करना है कि बाकी सारे नेशंस को भी हम सोवरेनिटी के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब उनकी इंडिपेंडेंस पे किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमारा ये भी मेन एम था कि हमें सिक्योरिटी अचीव करना है थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस, मतलब हमें जितना हो सके पीस को हमें करना है, वॉर नहीं होने देना, उसको रोकने की कोशिश करना है। तो यही एम जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें बहुत ही क्लियरली दिखते हैं। तो जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं वो दोनों ही एक इंडिविजुअल या फैमिली का बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, उसी तरीके से दोनों डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ये दोनों जो है वो एक नेशन के फॉरेन पॉलिसी को डिटेक्ट करते हैं। मतलब देखिए किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताती हूँ। आपको ध्यान होगा कि जब हमारे पास फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, राइट, तो वो क्या था, हमारा एक डोमेस्टिक इशू था, फूड बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। बिहार में हमने इसके आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में या इसके आई थिंक सेकंड और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, हमें यूएस से एड लेना पड़ा। तो यूएस ने उस चीज़ के लिए कंडीशन क्या रखी कि हमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज़ करना पड़ेगा। ओके, या उन्होंने कंडीशन ना भी रखी पर हमें उस वक्त लिबरलाइज़ करना पड़ा। तो देखिए हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम ने कैसे हमारे इंटरनेशनल अफेयर को डायरेक्ट किया, दोनों मतलब इंटरनेशनली भी जो चल रहा है वो भी हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट दोनों तरीके से होता है और दोनों मिलकर हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते कि होते हैं कि वो अपने इंटरनेशनल सिस्टम में एक बहुत ही ग्रेटर स्टैंड ले सके। तो वो क्या करते हैं और ज़्यादा मॉडेस्ट गोल्स अडॉप्ट करते हैं कि एडवांस स्टेट्स के कंपैरिजन में उनके जो गोल्स होते हैं वो थोड़े मॉडेस्ट होते हैं, इतने वो नहीं होते हैं। तो उनका फोकस किसके ऊपर होता है कि पीस हो, डेवलपमेंट हो। देखिए जैसे आज कंपेयर किया जाए तो यूएस के गोल्स क्या होंगे आगे, यूएस के गोल्स हो सकते हैं कि उसको क्लाइमेट को कर्व करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना ही करना है। और दूसरी तरफ कोई और दूसरा नेशन होगा तो उसके गोल्स क्या होंगे, अरे यार हमें फूड शॉर्टेज को ख़त्म करना है, पावर्टी को हटाना है, पानी सब तक पहुंच जाए, ये करना है, भूखमारी, एजुकेशन। तो एक डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन, इन दोनों के गोल्स बहुत ही अलग अलग होंगे क्योंकि डेवलप्ड नेशन ऑलरेडी बेसिक फैसिलिटीज़ को ओवरकम कर चुका है या बहुत कुछ कर चुका है, 100% भी नहीं तो बहुत कुछ कर चुका है, तो अब वो बाकी इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेगा। और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग नेशंस है उनका फोकस जो है वो बाकी तरफ मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करना होता है। यहाँ तक कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो होती है वो भी बहुत और ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स के ऊपर उनको डिपेंड होना ही पड़ता है क्योंकि वो अपने ऊपर सिर्फ अपने दम पे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डायरेक्ट बाद जो पीरियड था, बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग नेशंस थे जिन्होंने ये सोचा कि फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस को कैसे वो करा कि मतलब पावरफुल कंट्रीज़ को जो उनको एड दे रही थी, क्रेडिट दे रही थी, जो उनकी हेल्प कर रही थी ओवरकम करने में अपनी इकोनॉमिक लैक और कंसर्न को, उन्होंने सोचा कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ थी उसका 2-3 कैंप्स में डिवीज़न हो गया। हम पढ़ ही चुके हैं हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, तो इस तरीके से कैंप्स में डिवीज़न हो गया था। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने एक अलग ही फॉरेन पॉलिसी को चूज़ करने का सोचा था। तो एक कैंप जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस के अंडर था, वेस्टर्न अलाइज के अंडर था, एक जो था वो सोवियत यूनियन के अंडर था। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने नॉन अलाइन मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एक्सटेंट है वो वापस चेंज हो गया। ओके, तो जैसे कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद हुआ ये, देखिए कोल्ड वॉर तक हमारे भले ही यूएस के साथ अच्छे रिलेशन मतलब ख़राब रिलेशंस नहीं थे, लेकिन एक बार कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो एक बार यूएस के साथ डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमारी रशिया के साथ तो अच्छे रिलेशंस मेंटेन, फ्रेंडली जैसे थे वो मेंटेन रहे, लेकिन हमने यूएस के साथ क्लोजर टाइज देखे। तो मतलब कैसी हर एक डेवलपमेंट जो है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी, हमारी नहीं हर नेशन में ऐसा होता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी को वो चेंज करता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। ओके, तो ये पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ले डाउन करता है और उसमें जो है हमें प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में कुछ ये प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। द स्टेट शैल एंडीवर टू, मतलब स्टेट को क्या क्या करना होगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को वो करना होगा,
सॉरी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंटरनल नहीं, मैंने यहाँ पर इंटरनल बोल दिया था, दिस इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो स्टेट को क्या क्या करना होगा, पहली बात तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना होगा, मतलब जो जैसे पाकिस्तान के साथ हमने वॉर्स देखे, चाइना के साथ वॉर देखे, तो जितना हो सके उसे एक्सटेंड करने, उसे अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। एक जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए नेशंस के बीच में। इंटरनेशनल लॉ के लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए कि इंटरनेशनली अगर कोई लॉ बना है सभी कंट्रीज़ के लिए तो उसे हम भी फॉलो करें, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को फॉलो करें, और ऑर्गेनाइज लोगों के साथ ऑर्गेनाइज डील करें अलग अलग नेशंस के साथ। और हमें ये भी है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को बाय आर्बिट्रेशन या बाय डिस्कशन नेगोशिएशन सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से कुछ स्टेट्स के लिए बोल सकते हैं हम गाइडेंस है कि किस तरीके से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, देखिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस तो था ही नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी जगह भी पड़ा, और एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का हिस्सा था इंटरनेशनल फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो इंडिया फ्री हुआ, उसके देखे देखे बाकी को भी एनकरेजमेंट, मतलब ये एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का एक पार्ट था। ऐसा नहीं कि इंडिया फ्री हुआ तो उसका सिर्फ इंडिया से लेना देना है, उसका इम्पैक्ट या इंडिया के ऊपर किसी और का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसने जो है वो और भी ज़्यादा लिबरेशन मूवमेंट्स को, जैसे एशिया और अफ्रीका की और कंट्रीज़ में लिबरेशन मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करा, एनकरेज करा। इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले जो था नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया के बीच में और बाकी कॉलोनीज़ के जो लीडर्स हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ते हैं उनके बीच में एक बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस की जो थी एक आर्मी उन्होंने रशिया में जाके इस्टेब्लिश करी थी इंडिया को फ्री करने के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे और कंट्रीज़ थे जिसके साथ इंडिया के, मतलब प्रायर इंडिपेंडेंस इंडिया के लीडर्स के साथ अच्छे रिलेशन थे, और उनकी एक कॉमन स्ट्रगल थी कि वो सभी कॉलोनियलिज्म को हटाए और इंपीरियलिज्म को हटाए और इंडिपेंडेंट बने। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है कि इंडियन नेशनल आर्मी INA नेताजी सुभाष चंद्र बोस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सबसे क्लियर मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिल जाता है कि इंडिपेंडेंस के पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया और ओवरसीज इंडियंस वो भी जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे, तो उसके बीच में कितने स्ट्रॉन्ग लिंक्स हमें देखने को मिलते हैं। एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों का इंटरप्ले होती है, दोनों को मिलाकर उसके ऊपर अफेक्ट होता है। फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं कि फॉरेन है तो इसका इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो जो नोबल आइडियाज़ है जिसने इंडिया को फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करवाया, मतलब इन्फ्लुएंस करा, वो ही उसकी फॉरेन पॉलिसी भी, मतलब फॉरेन पॉलिसी में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली वो कोइंसाइड हुआ कोल्ड वॉर एरा के साथ। तो इधर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और इधर कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थे US और USSR के बीच में ग्लोबल लेवल पर। तो ये वही पीरियड था जब बहुत सारे और भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, जैसे कि UN का एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज ए सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका क्रिएशन हुआ, और अब कंट्रीज जो है वो उसको न्यूक्लियर वेपन्स को अपने डेवलप करने लगी, कम्युनिस्ट चाइना का इमर्जेंस हुआ और डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो इंडिया के लीडरशिप में ऐसे नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना था जो कि इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ सके और उसके साथ स्मूथली रन कर सके। नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही सही, उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल था नेशनल एजेंडा को सेटल करने में, क्योंकि वो खुद ही, मतलब वो खुद प्राइम मिनिस्टर तो थे ही सही, साथ ही साथ वो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ये दो रोल थे उनके, फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का। तो दोनों एज प्राइम मिनिस्टर और एज फॉरेन मिनिस्टर उनके पास बहुत इन्फ्लुएंस था कि और इम्प्लीमेंटेशन था कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को 1946 से 1964 तक शेप करा था। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में। एक था कि जो हमने इतनी मुश्किल से जो हमें सॉवरेनिटी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। मतलब अब हमें ऐसे सिचुएशन नहीं आने देना है कि इंडिया किसी और कॉलोनी के हाथ में पड़े, वापस किसी का गुलाम बन जाए। हमें इस इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है। दूसरा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि उस वक्त हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस करे, पाकिस्तान के साथ वॉर से, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम्स थी, स्टेट्स की प्रॉब्लम्स थी, वो भी ऐसा ना हो कि ऑटोनॉमी डिमांड कर ले। तो हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना था। और तीसरा था कि हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है कि फटाफट पूरी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ताकि इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो नेहरू यही चाहते थे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी से परस्यू करा जाए, मतलब ना ही USA के साथ मिले ना USSR के साथ मिले, अपना खुद का एक स्टैंड लेते हुए हम आगे बढ़े और अपने इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें।
ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ थे, ग्रुप्स में इंडिया में जिनके अलग अलग वो थे ओपिनियंस थे। किसी को लगता था कि हमें यूएस के साथ क्लोज रिलेशंस रख के प्रो डेमोक्रेसी की तरह एक्ट करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो यही चाहते थे कि हमें यूएस के साथ क्लोज रिलेशंस रखने चाहिए, प्रो डेमोक्रेसी क्लेम करना चाहिए और एक ना एक तरीके से उनके ब्लॉक में मिलने की कोशिश करना चाहिए। कुछ ऐसे पार्टीज़ थे जो कि कम्युनिज्म को फेवर करते थे कि हमें प्रो USSR होने चाहिए, कि कुछ ऐसे भी लीडर्स थे कि जो जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थे वो कम्युनिज्म के अपोजिशन में थे, जो चाहते थे कि प्रो US फॉरेन पॉलिसी को वो करा जाए, कि जैसे भारतीय जनता संघ हो गई या फिर लेटेस्ट स्वतंत्र पार्टी होगी। जो नेहरू थे उन्होंने इन सभी फॉर्मुलेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के और अपनी अलग ही फॉर्मुलेट करी फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, उसके पहले देखते थे। आर जनरल पॉलिसी इज टू अवॉइड इंटेंगलमेंट इज इन पावर पॉलिटिक्स एंड नॉट टू ज्वाइन एनी ग्रुप ऑफ पावर एज अगेंस्ट एनी अदर ग्रुप। द टू लीडिंग ग्रुप्स टुडे आर द रशियन ब्लॉक एंड द एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक। वी मस्ट बी फ्रेंडली टू बोथ and yet not join either. Both America and Russia are extraordinarily suspicious of each other as well as of other countries. This makes our part difficult and we may well be suspected by each of leaning towards the other. This cannot be helped. Jawaharlal Nehru letter to KPS Menon, January 1947. डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने यही विगरसली परस्यू करा था कि हमें एक पीसफुल वर्ल्ड में रहना चाहिए और हमें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ही फॉलो करना चाहिए, कोल्ड वॉर टेंशंस को रिड्यूस करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्ट लेना चाहिए। तो हम ज़रूर ये पूछेंगे कि इंडिया ने क्यों दोनों में से किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करा है। कोल्ड वॉर एरा में इंडिया को इन दोनों मिलिट्री अलायंसेस से दूर भी रहना था। जो US और सोवियत यूनियन के मिलिट्री अलायंसेस से इनके दूर रहना था, जो कि एक दूसरे के खिलाफ थे। ठीक है, जैसे हमने बुक में पढ़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि कोल्ड वॉर के टाइम पे US ने नाटो को लीड करा था और सोवियत जो था वो था वार्सो पैक्ट, ये दोनों एग्जिस्टेंस में आए। तो इंडिया ने एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को वो करा कि एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच उसने वो करी कि ये एक डिफ़िकल्ट था, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट था कि दोनों ही ब्लॉक्स में नहीं मिलना और एक थर्ड ही पार्ट पे जाना कि हम नॉन अलाइंड होके चल रहे हैं। तो ये बैलेंस जो था वो इतना परफेक्ट भी नहीं लगता था। हर दोनों नेशंस को वो लगता था कि यार वो तो उस इंडिया जो है वो उस तरफ मुड़ रहा है या इंडिया जो है वो उस तरफ मुड़ रहा है। ये सस्पिशन जो है ये दोनों नेशन के साथ टाइम बना रहता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक करा सुएज कैनाल के इशू पे, तो इंडिया ने एक वर्ल्ड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी नियो कॉलोनियल इन्वेजन के ऊपर कि ब्रिटेन के अगेंस्ट की ये जो है आपने इजिप्ट के ऊपर जो अटैक करा है ये गलत है। लेकिन उसी साल 1956 में जब USSR ने हंगरी को इन्वेट करा था तो इंडिया ने उसका पब्लिक कंडेमनेशन को ज्वाइन नहीं करा। तो ऐसी सिचुएशन के बावजूद इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले लिया बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इशूज़ पे और जो कि and could get aid and assistance from members of both the blocks, ताकि दोनों तरफ से मतलब हमें हेल्प मिल भी सके, हम अपनी डिस्टेंस भी मेंटेन कर सके। तो इंडिया जो है वो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इन्फ्लुएंस करने की कन्विंस करने की कोशिश करा था कि यार नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करो, किसी भी एक ब्लॉक के साथ जाके मत मिलो। लेकिन पाकिस्तान ने जाके US लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया। तो US जो था वो इस बारे में हैप्पी नहीं था कि इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ले रहा था कि किसी भी ब्लॉक में ज्वाइन मत करो, नॉन अलाइंड रहो और ये रहो। तो ये था कि कंसिडरेबल अनईज था इंडो US रिलेशंस के बीच में 1950s में, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो था वो दुश्मन क्या पर मतलब हमारे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ऐसे ही ख़राब थे और US को ये पसंद नहीं आ रहा था कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कर रहा है और इधर से वो हमारा दुश्मन जो है वो US के साथ जाके मिल गया। तो इस वजह से दोनों तरफ से टेंशन ज़रूर थे। तो US ने सोवियत यूनियन के साथ जो हमारी ग्रोइंग पार्टनरशिप थी उसको भी रिजेंट करा था। तो हमने पहले ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी, इस पॉलिसी ने एम्फेसाइज करा था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। तो क्या पॉलिसी को एडवाइस करते हैं कि हम इम्पोर्ट करने की बजाय हमारे डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे। ये एम्फेसिस जो था कि हम एक रिसोर्स बेस्ड इंडिया में ही डेवलप करें, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ था वो भी लिमिटेड था। ये डेवलपमेंट जो था इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेक्शन का इसने मतलब इंडिया को इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन को लिमिट करा था, क्योंकि हम इंपोर्ट इतना नहीं कर पा रहे थे, एक्सपोर्ट भी हमारा जो था वो एक लिमिटेड लेवल पे था। तो हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ जितना भी इंटरेक्शन था वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड था। एफ्रो एशियन यूनिटी, फिर भी इसकी साइज़, लोकेशन और पावर पोटेंशियल को लेके नेहरू ने एक मेजर रोल इंडिया के लिए एनविसाज करा था वर्ल्ड अफेयर्स में, स्पेशली एशियन अफेयर्स में,
ठीक है, क्योंकि भले ही उसने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करी थी, भले ही कोई नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी रोल इस्टेब्लिश कर पाया था। उसका एरो जो था वो उसको मार्क करा गया था, मतलब बहुत सारे कॉन्टैक्ट इंडिया और न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमने इस्टेब्लिश करे थे एशिया और अफ्रीका के। तो 1940s 1950s के थ्रू आउट नेहरू जो थे वो एशियन यूनिटी के आर्डेंट एडवोकेट थे कि एशिया यूनिटी होनी चाहिए, एशियन यूनिटी होनी चाहिए। उनके लीडरशिप के अंडर में इंडिया ने एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी थी मार्च 1947 में। 5 महीने पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के 4-5 महीने पहले ये एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इंडिया ने अपने सबसे अच्छे एफर्ट्स करे थे कि realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle। तो इंडोनेशिया भी ताकि डच कंट्रोल से फ्री हो जाए उसके लिए भी इसने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी थी 1949 में, ताकि वो सपोर्ट कर सके, उसके फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर सके। इंडिया जो था वो स्टॉन सपोर्टर था डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का, और उसने वो रेसिज्म को बहुत अपोज करता था, अपार्थाइड सिस्टम को के लिए वो बहुत ही वो था कि जिन भी लोगों के साथ अपार्थाइड सिस्टम उसके अगेंस्ट है, उसके लिए वो उसने बहुत वर्क करा था साउथ अफ्रीका में। जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी जो इंडोनेशियन सिटी बांदुंग में हुई थी 1959 में, इसको कॉमनली बोला जाता है बांदुंग कॉन्फ्रेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडिया के एंगेजमेंट न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन नेशंस के साथ। जो नए नए एशियन और अफ्रीकन नेशंस इंडिपेंडेंट हुए थे उसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस की, और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी बांदुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955। जो बांदुंग कॉन्फ्रेंस थी इसी ने बाद में एनएएम को इस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर ही, मतलब एक तरीके से बहुत हम कह सकते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप था, या फिर मतलब उसके इस्टेब्लिशमेंट के पहले का एक रॉ स्टेप था। तो सबसे पहली समिट जो हुई थी एनएएम की वो बेलग्राड में हुई थी सितंबर 1961 में, और नेहरू जो थे वो एनएएम के को फाउंडर थे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं। अ कंट्री विदाउट मटीरियल men or money, the three means of power, is now fast coming to be recognized as the biggest moral power in the civilized world. Her word listened to with respect in the councils of the great। इसी राजगोपालाचारी, लेटर टू एडविना माउंटबेटन 1950। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री की बात हो रही है? कैन यू गेस? ओके, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। तो हमारे पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन थे कि शुरू से जब से पाकिस्तान और इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी तब से पाकिस्तान के रिलेशन जो थे वो हमारे अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो थे वो एक अच्छी नोट पे अच्छे उससे स्टार्ट हुए थे। लेकिन 1949 में जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने कम्युनिस्ट रजीम को रिकॉग्नाइज करा था। मतलब चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद जो रजीम आया था चाइना में, मतलब उसने चाइना को सपोर्ट किया था। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट आई थी, जो चाइनीज़ रजीम इस्टेब्लिश हुआ था उसको सपोर्ट करा था। मतलब चाइना एक अच्छा चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। नेहरू को बहुत लगता था कि यार चाइना हमारा नेबर है और वो भी वेस्टर्न डोमिनेशन की शैडो से बाहर आ रहा है। अभी तक उसने भी वेस्ट ने उसको डोमिनेट करा था, तो वो नेहरू चाहते थे कि नई गवर्नमेंट को हेल्प करें इंटरनेशनल फोरम में। मतलब उनका यही कहना था कि दोनों अगर साथ मिलकर चलेंगे तो एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हम कर पाएंगे। उनके कुछ ऐसे कलीग्स थे जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, उनको ये लग रहा था कि यार चाइनीज़ एग्रेशन फ्यूचर में जाके, मतलब चाइनीज़ को लेकर वो काफ़ी वरीड थे। लेकिन नेहरू को लग रहा था कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाइना के साथ तो हमारे रिलेशंस अच्छे ही है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और इतना मतलब उन्हें लगा नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच में भी वॉर हो सकता है। और बहुत लंबे टाइम तक चाइना की चाइनीज़ जो बॉर्डर थी, इंडिया चाइनीज़ जो बॉर्डर थी वो पैरामिलिट्री फोर्सेज ही गार्ड करती थी, आर्मी नहीं। मतलब नेहरू को ये लगता था कि यार इतना थ्रेट नहीं हमें चाइना की तरफ से, ये जो इनको लग रहा है कि चाइना के साथ रिलेशन आगे जाके ख़राब हो सकते हैं, तो इतना उनको भरोसा था कि आर्मी तक गार्ड नहीं करती। मतलब एक पैरामिलिट्री फोर्स एक बहुत ही वीक सी, एक सिर्फ कस्टमरी वहाँ पे गार्ड सिक्योरिटी थी, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं थी हमारी चाइनीज़ बॉर्डर पे। पंचशील अग्रीमेंट हुआ था, जो कि था पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। किस के बीच में हुआ था? नेहरू और चाइनीज़ प्रीमियर जो इनलाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 में। और ये इस डायरेक्शन में सेटअप हुआ था कि इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आगे जाके रहेंगे। इंडियन और चाइना लीडर्स वो बहुत टाइम, मतलब कई बार उन्होंने एक दूसरे की कंट्री को विजिट करा, लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड से वो ग्रीट कर जाते थे। मतलब इस टाइम तक हम देख सकते कि इट वॉज ऑल हैप्पी। कुछ भी ऐसा हमें यहाँ पर कोई हिंट्स नहीं दिख रहे कि यार आगे जाके एक ऐसा टाइम आएगा जब चाइना इंडिया को अटैक करेगा। पहले हम ये आगे का देख लेते हैं। ओके, ये आगे टिबेट, सेंट्रल एशिया का जो प्लेटो रीजन था उसको कहा जाता था टिबेट। एंड एक बहुत बड़ा मेजर इशू जो था ये मतलब टिबेट का जो इशू था
ये सेंट्रल एशिया का प्लेटो रीजन था, उसको टिबेट कहा जाता था। और टिबेट जो है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन की तरह था, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हिस्ट्री में चाइना जो है उसने टिबेट के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्लेम करा था, और टाइम टू टाइम टिबेट ने क्लेम करा था कि वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ये दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। 1950 में क्या हुआ, चाइना ने टिबेट के ऊपर टोटल कंट्रोल ले लिया। बहुत सारे टिबेटन पॉपुलेशन की जो वो है उन्होंने इस टेक ओवर को अपोज किया था। वो नहीं चाहते थे कि चाइना का टिबेट के ऊपर कंट्रोल है, टिबेट इंडिपेंडेंट रहे, उनकी यही विश थी। इंडिया ने चाइना को कोशिश किया था ये परसुएट करने में कि टिबेट इंडिपेंडेंस क्लेम करना चाह रहा है तो प्लीज़ उसके ऊपर ऐसे टेक ओवर मत करो, उसकी इंडिपेंडेंस की क्लेम्स को आप सबमिट फुलफिल कर दो, ये कर दो। और जब पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में, तो मतलब इसके एक क्लॉज तो ये था कि हम एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके मतलब मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे नहीं। ये पंचशील अग्रीमेंट का एक क्लॉज था। लेकिन फिर भी इंडिया ने चाइना का जो चाइना ने टिबेट के ऊपर क्लेम करा था उसको चेंज करने की कोशिश करी थी कि चाइना शायद मान जाए, इंडिया को टिबेट को इंडिपेंडेंस दे दे। जो टिबेट के जो स्पिरिचुअल लीडर थे वो थे दलाई लामा। वो चाइनीज़ प्रीमियर जो इनलाई के साथ एक ऑफिशियल चाइनीज़ विजिट के उसमें इंडिया आए थे 1956 में। तब उन्होंने नेहरू को इन्फॉर्म करा था कि टिबेट की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। लेकिन चाइना ने ऑलरेडी इंडिया को अश्योर कर दिया कि यार टिबेट को बहुत ज़्यादा हम ऑटोनॉमी देंगे, आप चिंता मत करो, हम उसको वो अपनी इंडिपेंडेंस भी इंजॉय कर पाएगा। और बाकी किसी रीजन के कंपैरिजन में टिबेट के पास बहुत सारी ऑटोनॉमिक पावर्स होंगी। इस तरीके से चाइना ने इंडिया को अश्योर करा था कि आप वो मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे और ये करेंगे। तो 1958 में हुआ था कि एक आर्म्ड अपराइजिंग हो गया टिबेट में, चाइना के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, कि चाइना उस पर जो कंट्रोल करा था उसके अगेंस्ट टिबेट में एक अपराइजिंग हो गया। अब जो दलाई लामा है वो अपने कुछ फॉलोअर्स और इसके साथ इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए, और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये वाला जो स्टेप था कि जो दलाई लामा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए प्रोटेक्शन में, वो चीज़ जो है वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसी लगी कि उनके खिलाफ एक चाल चली गई है। क्योंकि चाइनीज़ और टिबेट के बीच में तो प्रॉब्लम्स थी सही, और चाइना इंडिया थे फ्रेंड्स, लेकिन इंडिया ने ऐसा चाइना ऐसा देखा जा रहा था कि इंडिया ने चाइना के दुश्मनों को रेफ्यूज दिया है उनकी कंट्री में। तो लास्ट हाफ सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे टिबेटन्स हैं जो भी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए हैं एज रेफ्यूजी, और यहाँ पर उन्होंने शरण ली है, और बहुत दूसरी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भी गए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है। और पर्टिकुलरली दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हमें टिबेटन रेफ्यूजीज़ के सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश है वो परहैप्स लार्जेस्ट सेटलमेंट्स है टिबेटन रेफ्यूजीज़ के। तो इंडिया में तो दलाई लामा जो है उन्होंने भी धर्मशाला को अपना घर बना लिया इंडिया में। अब 1950s 1960s में क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज जो थे इंडिया में, इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, उन्होंने टिबेट के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया कि हाँ टिबेट को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, चाइना को उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लेना चाहिए। अब चाइना ने क्या करा, टिबेट को एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट कर दिया, और चाइना का पार्ट रखते हुए उसको एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट करा। टिबेटन्स ने इस बात को अपोज करा है, टिबेटन्स ने इस बात को अपोज करा है कि यार टिबेट जो है वो चाइनीज़ टेरिटरी नहीं है, चाइना का हिस्सा नहीं है। और वो इस पॉलिसी को भी अपोज करते हैं कि टिबेट को और ज़्यादा टिबेट के अंदर चाइना क्या कर रही है वर्ल्ड के लिए, उसने क्या करा है, टिबेट को एक ऑटोनोमस रीजन करार कर दिया। लेकिन चाइना किस तरीके से चाल कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ सेटलर्स को टिबेट में भेजती जा रही है, ताकि टिबेट में धीरे धीरे करके एक कंसेंसस बन जाए कि टिबेट अपने आप ही टिबेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए बाकी किसी रीजन की तरह। तो टिबेट इस चीज़ को भी अपोज करती है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। अब टिबेटन्स की जो डिस्प्यूट है चाइना के अगेंस्ट में कि वो वो ये डिस्प्यूट करते हैं कि चाइना ने सिर्फ क्लेम करा है, सिर्फ बातों में ऐसा हुआ है कि चाइना ने उनको ऑटोनॉमी दे दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको टिबेटन्स को लगता है कि चाइना जो है वो उनके ट्रेडिशनल रिलीजन को, कल्चर को, टिबेट का जो उसको है उसको वो अंडरमाइन करना चाहती है। तो ये टिबेट की प्रॉब्लम है और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन की तरह है इंडिया और चाइना के बीच में, उस टाइम पे ये था। ये आप देख लीजिए इंडो चाइना बॉर्डर, ये देख लीजिए यहाँ पर ये अक्साई चिन वाला एरिया, कारगिल, यहाँ पर आपको ये लेह है, ये है इंडो चाइना बॉर्डर जो रेड कलर की है, और यहाँ पर ये सिक्किम में है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर इस वाले एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ये कार्टून देख लीजिए, लुक इफ़ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट अकर्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इंटायरली योर्स। ये जो है वो चाइनीज़ लीडर माओ है, और ये है बेसलेस चार्जेस, ऑक्यूजेशंस, प्रोवोकेशंस। ये है नेहरू। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना एरप्टेड इन 1960, टॉक बिटवीन नेहरू एंड माओ सेतुंग प्रूव्ड फ्यूटाइल। तो इस तरीके से वो करने के इंडियन टेरिटरी की
ये वो है कि अब ये चाइनीज़ लीडर जो बोल रहा है कि ये कुछ भी होगा तो तुम्हारी गलती होगी, जबकि रस्सी कौन खींच रहा है, बांध कौन रहा है इंडिया को, वो है चाइना। लेकिन वो ब्लेम किसके ऊपर कर रहा है, इंडिया के ऊपर। तो ये इंडिया टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर है। हिंदी ये आप सब देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, हिंदी चीनी बाय बाय या हिंदी चीनी भाई भाई का एक ये दूसरा वर्जन है जब उनके बीच में झगड़े हुए थे। तो चाइना रोलर एविडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन, हिस्टोरिकल एविडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन, चाइनीज़ इनकर्जन। तो मतलब ये दिखा रहा है कि कैसे इंडिया के टेरिटरी में चाइना जो है वो घुस रहा है। ओके। वी के कृष्ण मेनन के कौन थे, एक डिप्लोमेट थे, मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी इन यूके के एक एक्टिव मेंबर थे 1934 से 1947 के बीच में। यूके में इंडियन हाई कमिश्नर थे, लेटर इंडियन डेलीगेशन टू यूएन के हेड भी रहे, राज्यसभा एमपी रहे हैं और बाद में लोकसभा एमपी रहे हैं। वो यूनियन कैबिनेट के मेंबर रहे हैं 1956 से 1957 से वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। नेहरू के बहुत ही करीबी माने जाते थे और इंडिया चाइना वॉर के बाद उन्होंने रिजाइन करा था 1962 में। चाइनीज़ इन्वेशन 1962। अब देखिए दो डेवलपमेंट्स हैं जिस वजह से चाइना और इंडिया के रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आया। पहला डेवलपमेंट है कि चाइना ने तिब्बत की टेरिटरी को अनेक्स कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया 1960 में। और इसके साथ क्या हुआ कि चाइना और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा रीजन था तिब्बत। तो वो जो था वो एक छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन करा था। अब एक बार चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर दिया, तिब्बत के ऊपर हो गया, तो अब चाइना और इंडिया की बॉर्डर जो थी और भी ज़्यादा बहुत मैनीफोल्ड बढ़ गई। तो इनिशियली तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को ओपनली ऐसे अपोज नहीं करा कि ये गलत है या कुछ है। लेकिन जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन लाइट में आती है कि किस तरीके से तिब्बतन कल्चर को सप्रेस करा जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसने यही पॉलिसी एडवोकेट करी कि यार तिब्बत को फ्री करा जाए। तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा वो इंडिया में आके उनकी शरण में पॉलिटिकल असाइलम में आ गए 1959 में। अब चाइना को ये लगा कि ये जो उसका मूव था दलाई लामा का इंडिया ना, मतलब इंडिया जो है वो अपनी कंट्री में एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को अलाउ कर रही है टेक प्लेस होने में, और इंडिया जो है वो उसके दुश्मनों को शरण दे रही है। इस तरीके से चाइना जो है इस मूवमेंट को करने लगी। अब थोड़े टाइम पहले एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया ने क्लेम करा था कि बाउंड्री का जो मैटर था वो कॉलोनियल टाइम में ही सॉल्व हो चुका था, 1947 उसके पहले ही जो लाइन थी वो सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन चाइना ये कह रही थी कि यार उस टाइम पे कोई भी डिसीजन लिया गया वो आज के टाइम में कैसे अप्लाई होगा। तो जो मेन डिस्प्यूट थी वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड ऑफ लॉन्ग बॉर्डर के बीच में थी। चाइना ने दो एरियाज़ को क्लेम करा था कि इंडियन टेरिटरी के जो दो एरियाज़ है उसको चाइना ने अपना क्लेम करा था। एक था अक्साई चेन एरिया लद्दाख रीजन का जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरा था अरुणाचल प्रदेश का उस टाइम पे जो नेफा एरिया था यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वो वाला। इन दो एरियाज़ को चाइना क्लेम करी थी कि वो उसका एरिया है, इंडिया का नहीं। तो 1957 से 1959 तक चाइना ने अक्साई चेन एरिया को ऑक्यूपाई करा और इसमें एक स्ट्रेटेजिक रोड का कंस्ट्रक्शन भी करा। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुए, नेगोशिएशन हुए इस टॉपिक को लेकर लीडर्स के बीच में, लेकिन फिर भी इन डिफरेंसेस को सॉल्व नहीं करा जा सका और बहुत ऐसे बॉर्डर छोटे मोटे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए दोनों आर्मीज़ के बीच में, दोनों कंट्री के आर्मीज़ के बीच में। ये देख लेते हैं। फ्रैंकली माई इंप्रेशन ऑफ ज़ो एनलाई वॉज वेरी फेवरेबल। द चाइनीज़ प्रीमियर इज़ आई बिलीव अ गुड टाइप ऑफ मैन एंड ट्रस्टवर्दी। सी राजगोपालाचारी इन अ लेटर December 1956। अब क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको याद है, कोल्ड वॉर की जो हमने पढ़ी थी? अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको समझना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास 1 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और पेंटिंग के वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस शॉर्टेस्ट ऑफ टाइम में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ विदाउट मिसिंग एनीथिंग। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड चैनल। ओके। अब जब पूरे वर्ल्ड का अटेंशन जो था वो दो सुपर पावर के क्राइसिस का था कि कोल्ड वॉर के ऊपर था, तो चाइना ने क्या करा, इधर से अक्टूबर 1962 में एक अटैक लॉन्च कर दिया इंडिया के खिलाफ। और ये अटैक क्या था, दोनों डिस्प्यूटेड रीजन्स में था, अक्साई चीन एरिया में और अरुणाचल प्रदेश के नेफा वाले रीजन से। सबसे पहला अटैक जो था वो 1 हफ्ते तक चला और चाइनीज़ फोर्सेस ने अरुणाचल प्रदेश के की एरियाज़ को कैप्चर कर लिया। जो एरियाज़ पे था उसके ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। दूसरा अटैक जो था वो 1 महीने बाद आया और इस टाइम तक इस बार जो थी इंडियन फोर्सेस चाइनीज़ उसको ब्लॉक तो कर पाई थी, लद्दाख में उसको ब्लॉक कर पाई थी। मतलब इस बार वो चाइनीज़ की जो फोर्सेस हैं वो लद्दाख के एरिया में, अक्साई चीन वाले एरिया में कब्जा नहीं कर पाई थी। लेकिन ईस्ट में चाइना जो है वो आसाम तक बहुत पहुंच गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर घुस चुकी थी इंडियन टेरिटरी में। फाइनली चाइना ने फिर एक यूनिलैटरल सीजफायर डिक्लेयर करता कि अब हम यहाँ से गोलीबारी करना छोड़ रहे हैं, और उसकी ट्रूप जो थी वो सबसे पहले इन्वेजन के पहले जिस पोजीशन पे थी वापस वहाँ तक रिट्रीट हो गई, आसाम अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से चली गई। लेकिन ये जो वॉर था इसने
इंडिया की इमेज को मतलब होम और अब्रॉड मतलब इंटरनली भी कंट्री में भी और बाहर भी इंडिया की इमेज के ऊपर बहुत बड़ा डेंट छोड़ दिया था। इंडिया को अमेरिकन के पास जाना पड़ा, ब्रिटिश के पास जाना पड़ा कि हम उनको मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए। सोवियत यूनियन जो था वो इस टाइम पे न्यूट्रल रहा क्योंकि वो उसके चाइना के साथ भी क्लोज रिलेशंस थे और इंडिया के साथ भी क्लोज रिलेशन थे, तो उसने सोवियत यूनियन भी हमारी कोई हेल्प का नहीं रखा। तो इस वजह से नेशनल ह्यूमिलिएशन बहुत देखनी पड़ी कि हम चाइना से हार गए और उसी टाइम पे नेशनलिज्म की स्पिरिट भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि हम अपने आप को कंसिडर कर रहे थे वापस से हमारे इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक हो रहा था। कुछ टॉप आर्मी कमांडर्स जो थे या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या वो रिटायर हो गए। नेहरू के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्ण मेनन, उन्होंने भी ऑफिस छोड़ दिया, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। नेहरू की खुद की रेप्यूटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से सफ़र करना पड़ा था, क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि नेहरू के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहे थे कि आप तो सोच रहे थे कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, आप अच्छे से असेस ही नहीं कर पाए हमारे फ्यूचर्स को और आप इतने मतलब आपने बहुत ही आप अभी तक इसको निगलेक्ट करते रहे, इग्नोर करते गए, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इतने। तो पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा गया था नेहरू की गवर्नमेंट के अगेंस्ट और लोकसभा में डिबेट किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मतलब कांग्रेस जो कि इतना जीत रही थी 1962 में, आप याद रखिए कि अभी भी हमारा सेकेंड जनरल इलेक्शन का टर्म चल रहा था। ओके, इस टाइम पर मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। तो बहुत जल्दी कांग्रेस ने बहुत कुछ की इलेक्शन एरियाज़ को लोकसभा में खो दिया, उन्होंने लूज़ करा, कुछ इलेक्शंस में थोड़ा सा लॉस हुआ उनको और अब कंट्री का पॉलिटिकल मूड जो वो चेंज होने लगा था। साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट ने ऑपोजिशन को भी अफेक्ट करा था। ठीक है, चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में रिफ्ट भी ग्रो मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस ग्रो कर रहे थे और इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जी तो वो प्रो यूएसएसआर फैक्शन थी, वो सीपीआई के अंदर ही रही और दूसरी जो थी मतलब सीपीआई के अंदर ही और प्रो यूएसएसआर वाला जो फैक्शन था सीपीआई का, ये कांग्रेस के थोड़ा सा करीब हुआ। एक दूसरा फैक्शन था जो प्रो चाइना था, चाइना को सपोर्ट कर रहा था, वो कांग्रेस के भी अगेंस्ट था और उसने इसी के चलते 1964 में सीपीआई जो है वो उसके फैक्शन जो अभी तक वो थे वो फैक्शन फाइनली वो रियल हो गए, मतलब अब स्प्लिट हो गई 1964 में और दो पार्टीज फॉर्म हो गई और सीपीआई और सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। सीपीआईएम जो थी वो प्रो चाइना थी और प्रो चाइना होने की वजह से सीपीआईएम के कुछ बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी करना पड़ा था क्योंकि वो इंडो चाइना वॉर में कहीं ना कहीं चाइना की सपोर्टर देखी जा रही थी। चाइना के साथ ये जो वॉर थी उसने इंडियन लीडरशिप को अलर्ट कर दिया था कि यार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारी सिचुएशन जो है वो कितनी वीक है, कितनी वॉलेटाइल है। तो ये रीजन हमें इसने इस रीजन की तरफ हमारा अटेंशन ड्रॉ करा था कि वो आइसोलेटेड तो है ही सही, मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बाकी एरियाज़ का सपोर्ट नहीं है। दूसरा अंडर डेवलप्ड बहुत है, डेवलपमेंट बहुत कम है और ये जो रीजन है ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक चैलेंज भी बन रही थी, पॉलिटिकल यूनिटी के लिए एक चैलेंज बन रही थी पूरी इंडिया के लिए। तो इसका रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है वो जैसे ही चाइना के साथ वॉर हमारा खत्म हुआ तो उसका रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो अब नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का शुरू हो गया। नागालैंड को एक स्टेटहुड ग्रांट कर दी गई, मणिपुर और त्रिपुरा जो थी वो भी स्टेट बन गई, उसको यूनियन टेरिटरीज के थ्रू उनके खुद के लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट करने का मौका मिला। प्लीज़ आप इसके ईयर्स याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखे थे कि नागालैंड कब फ्री हुआ था, 1963 में नागालैंड एक स्टेट बना था। मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तो इन सब के ईयर्स आप ध्यान रखिएगा कि कौन से ईयर में कौन सा रीजन को स्टेटहुड मिला था। फास्ट फॉरवर्ड साइनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962, 10 साल से भी ज़्यादा हमें लगी इंडिया और चाइना को लगे कि अपने रिलेशंस को वापस नॉर्मल करें। तो 1976 में ऐसा हुआ था कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो वो रिस्टोर करे गए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इस टाइम पे जो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी थे जो वो टॉप लेवल लीडर थे, तब वो जो थे 1976 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और वो पहले लीडर थे जो कि जिन्होंने चाइना में विजिट करा था 1979 में। बाद में राजीव गांधी जो थे वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे नेहरू के बाद, जो कि जिन्होंने चाइना को विजिट करा था। तब से लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशन को लेकर काफ़ी एम्फेसिस पड़ा कि हमें हमारी ट्रेड को बढ़ाना है और हमने इन डेवलपमेंट्स के बारे में ऑलरेडी हमारी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में। वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, अब हमने चाइना के साथ तो पढ़ लिया, अब हम पाकिस्तान का इशू देखते हैं। पाकिस्तान के केस में जो था, आप देखिए चाइना में कैसे हुआ था,
इनिशियली हमारे रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के साथ तो शुरुआत से ही हमारे रिलेशन जो थे वो इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, और कश्मीर जो था वो काफ़ी डिस्प्यूटेड इशू था ही सही। हम इसके बारे में और डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तानी आर्मीज़ के बीच में 1947 के में कश्मीरी इशू को लेकर एक वॉर ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन इसने फिर भी ये वॉर जो था, ये फुल वॉर, बहुत बड़े स्केल के वॉर में टर्न आउट नहीं हुआ, और छोटे से वॉर में रहकर फिर ये ख़त्म हो चुका था। इस इशू को फिर यूएन में रेफ़र करा गया। तो पाकिस्तान जो था वो इंडिया का एक क्रिटिकल फैक्टर इमर्ज हुआ, और यूएस के साथ और चाइना के साथ धीरे धीरे करके मतलब काफ़ी इंडिया के साथ उसकी रिलेशन जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होते गए। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो था, इसने किसी भी तरीके से कोऑपरेशन को मतलब प्रिवेंट नहीं करा कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिर भी कई बाकी एरियाज़ में इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन हुए। दोनों गवर्नमेंट्स ने एक साथ काम करा कि जो भी विमेन अबडक्ट हुई थी उनकी कंट्री से उनको वापस अपनी ओरिजिनल फैमिलीज़ के पास लौटा दिया जाए। बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट चला था रिवर वाटर्स के शेयरिंग के ऊपर लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि वर्ल्ड बैंक ने कैसे इंटरफेयर करके 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन हुई थी। उस टाइम नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में 1960 में। इन सब अप्स एंड डाउन्स के बावजूद, इंडो पाक रिलेशंस के जो जितने भी अप्स एंड डाउन्स है उसके बावजूद ये ट्रीटी अभी तक अपहोल्ड करती है और वर्क वेल करती है। एक और भी ज़्यादा सीरियस और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1965 में। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे तब वो 1965 में प्राइम मिनिस्टर थे। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने क्या करा, रण ऑफ कच्छ एरिया गुजरात की तरफ से अटैक लॉन्च कर दिए इंडिया के ऊपर, और इसके बाद और भी एक बड़ा अटैक लॉन्च किया उन्होंने जम्मू और कश्मीर के ऊपर अगस्त में। तो सबसे पहले उन्होंने अटैक करा अप्रैल में रण ऑफ कच्छ में, और दूसरी अगस्त में जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में, अगस्त सितंबर में। जो पाकिस्तानी रूलर्स थे उनको लग रहा था कि यार उनको लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट मिलेगा कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कश्मीरी फ्रंट पे प्रेशर को ईज करने के लिए शास्त्री ने क्या करा, इंडियन ट्रूप्स को ऑर्डर करा कि एक पंजाब बॉर्डर की तरफ से अटैक लॉन्च करो, और एक फियर्स बैटल हुई इंडियन आर्मी के बीच में, और वो लाहौर तक पहुंच गई। मतलब इस वॉर में भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया, और पाकिस्तानी टेरिटरी तक बहुत अंदर तक वो घुस गई थी। तो हॉस्टिलीज ये वॉर था, हॉस्टिलिटीज़ ये कैसे ख़त्म हुए, यूएन ने इंटरवीन करा। बाद में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, उन्होंने वो ताशकंद एग्रीमेंट को साइन करने के लिए सोवियत यूनियन गए जनवरी 1966 में, और यहाँ पर उनकी 10 जनवरी 1966 को यहाँ पर उनकी डेथ भी हो गई। तो इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये पाकिस्तान का एक मिलिट्री लॉस भी है, मतलब ये एक हम भले इंडिया इसमें जीता था और पाकिस्तान को मिलिट्री और ऐसे लॉस तो हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी, हम जीतने के बावजूद, इसने हमारी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया था। अब एक और वॉर 1971 में बांग्लादेश के साथ वॉर। तो अभी तक हम कितने वॉर्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1962 में चाइना के साथ, 47 में कश्मीर के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और अभी एक और 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर। 1970 में शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में अब इंटरनल क्राइसिस जो है वो फेस हो रही थी। कंट्री के सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, और इसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ था। जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में विनर हुई थी, और जबकि बांग्लादेश की अवामी लीग जो थी, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो थी वो जीत गई थी। तो ये स्प्लिट हुआ था, जुल्फिकर अली भुट्टो की और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी दोनों वेस्ट में और ईस्ट में अलग अलग जगह पर रिस्पेक्टिवली विनर हुई थी। अब जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसने वो प्रोटेस्ट करी थी अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान, और जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था, सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। जो पाकिस्तानी रूलर्स थे वो ये एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को, वो नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पावर मिले, और वो आवामी लीग की डिमांड जो फेडरेशन की थी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे। तो इंस्टेड हुआ क्या था, अर्ली 1971 में, मतलब उसको पावर और सीट और उसकी पोजीशन देने की बजाय उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, और बांग्लादेश यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेरर और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब इस रिस्पॉन्स में हुआ क्या, लोगों ने बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए पाकिस्तान से एक स्ट्रगल शुरू कर दिया। तो पूरे 1971 में इंडिया को बहुत बर्डन बेयर करना पड़ा, क्योंकि करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से शेल्टर लेने के लिए इंडिया में आए थे। तो इंडिया ने हर तरीके से मॉरल सपोर्ट, मटीरियल सपोर्ट करा था कि ताकि बांग्लादेश है वो फ्री हो सके। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम लगाया था कि वो तो पाकिस्तान के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रही है और इंटरनल अफेयर्स में दखल देने की कोशिश कर रही है।
पाकिस्तान को सपोर्ट आया था यूएस और चाइना से। यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट जो था वो 1960 से, लेट 1960 से यूएस और चाइना जो है वो एक दूसरे के करीब आने लगे थे और इस वजह से फोर्सेस रीअलाइन होने लगी थी एशिया में। हेनरी किसिंजर जो थे यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइज़र थे, रिचर्ड निक्सन जो थे उन्होंने वो सीक्रेटली चाइना को विजिट करा था पाकिस्तान के रास्ते से जुलाई 1971 में। तो ये जो सीक्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन को इस बारे में पता नहीं था और सोवियत यूनियन उस टाइम मानता था कि चाइना उसके करीब है, लेकिन धीरे धीरे करके चाइना जो है वो यूएस की तरफ मूव करने की कोशिश करी थी। और आपको याद हो तो हम ये कार्टून ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, चाइना ओवरटर्न्स टू यूएसए, इस तरीके से हम एक कार्टून देख चुके हैं। तो यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या करा, सोवियत यूनियन के साथ एक 20 इयर्स की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली 1971, अगस्त 1971 में। तो इस ट्रीटी में मेन इसका क्या था कि अगर इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके से अटैक होता है तो सोवियत यूनियन जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। अब बहुत डिप्लोमेटिक टेंशन रहे, मिलिट्री बिल्डअप, मतलब ये हो रहा था कि वॉर होगा नहीं होगा। बहुत सारे महीनों के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइनली दिसंबर 1971 में एक वॉर जो है वो हो गया। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने पंजाब राजस्थान वाले एरिया पे अटैक करना शुरू करा और जम्मू कश्मीर की तरफ से भी वो अंदर घुसने लगे। इंडिया ने भी रिटेलिएट करा, एयरफोर्स नेवी आर्मी दोनों तरफ से तीनों का यूज़ करके दोनों तरफ से वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट से उनको रिटेलिएट करके उनको वो करने लगी। तो लोकल पॉपुलेशन जो बांग्लादेश की थी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त जो था उन्होंने इंडियन आर्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करा और 10 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ने क्या करा था, पूरे ढाका को सराउंड कर लिया था तीनों साइड से और पाकिस्तानी आर्मी के 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा था। तो अब ये चीज़ हो चुकी थी कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस वॉर को जीत चुका है, बांग्लादेश जो है वो फ्री कंट्री हो चुकी है। इंडिया ने एक यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया था, तो इंडिया ने भी डिक्लेयर कर दिया कि अब वो भी गोलीबारी रोक देगी। और बाद में शिंगला अग्रीमेंट साइन हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 में, और इसके बाद से पीस जो है वो वापस रिटर्न हो गई थी। तो ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। इसने नेशनल जुबिलिएशन, मतलब इंदिरा गांधी को एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर बना दिया था और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और पावर मतलब उसको दिखा दिया था। तो हम अगले उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि कैसे इस वजह से इंदिरा गांधी जो थे वो इसके बाद लोकसभा इलेक्शन जीती थी 1971 में। उसकी पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा आगे तक ऊपर तक पहुँच चुकी थी और 1971 के बाद और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इस वॉर के बाद असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे स्टेट्स में भी, इसमें मेजॉरिटी कांग्रेस जो है वो जीत गई थी। इंडिया अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद एक डेवलपमेंट प्लानिंग को इनिशिएट करा था। उसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसके नेबर्स के साथ और इसकी वजह से उसकी 5 ईयर जो प्लान्स थे वो काफ़ी गड़बड़ा गए थे और रिसोर्सेज बहुत ही कम होते जा रहे थे। डिफेंस सेक्टर की तरफ हमारे रिसोर्सेज 1962 के बाद खास बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ रही थी। तो अब इंडिया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी मुड़ रही थी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी नवंबर 1962 में, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई जो थी वो नवंबर 1965 में इस्टेब्लिश करी गई थी। जो थर्ड ईयर प्लान था 1961 से 66 के बीच में, ये भी अफेक्ट हुआ था। और इसके बाद 3 और एनुअल प्लान्स थे और फिर उसके बाद 4th प्लान जो था वो सिर्फ 1969 के बाद ही इनिशिएट हो पाया था। तो मतलब 3 साल का ब्रेक हुआ था और इसमें 3 अलग अलग एनुअल प्लान्स थे, एक साल के प्लान्स थे 5 ईयर प्लान्स की बजाय। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इन वॉर्स की वजह से इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा टैली आया था। ये देख लीजिए, ओके ये तो इसमें वो नहीं है। ये फास्ट कारगिल कॉन्फ्रंटेशन 1999 में भी 1999 की शुरुआत में ही बहुत सारे इंडिया के ऐसे पॉइंट्स थे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के मशको, द्रास, कक्सर और बातलिक एरियाज़ में, जिसके ऊपर मुजाहिदीन ने क्लेम कर लिया था। तो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था। इंडियन फोर्सेस ने जो है वो इस ऑक्यूपेशन को इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया था, इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इस वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में फिर से कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया और इसको कहा जाता था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मई और जून 1999 2-3 महीने तक चला था। 26 जुलाई 1999 तक इंडिया ने इन जितने भी पॉइंट्स उसके ऊपर मुजाहिदीन का कब्जा था उसको वापस से ले लिया था, उसके ऊपर वापस से अपना कंट्रोल कर लिया था। ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो था इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड वाइड अटेंशन था। इसका रीज़न ये था क्योंकि इसके 1 साल पहले ही मतलब 1998 और 1989 में ही दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने जो है वो
न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अटेन कर लिया था। लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो था ये सिर्फ कारगिल तक ही रहा, ये बहुत बड़े एक वॉर में ब्रेकआउट नहीं हुआ। और पाकिस्तान में ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का सोर्स था, क्योंकि ऐसा एलिज किया जा रहा था कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उसको आर्मी चीफ ने धोखे में रखा था। और इस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत जल्द बाद ही पाकिस्तान में एक चेंज ऑफ रजीम हुआ था, और पाकिस्तानी को आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कब्जा करके वो खुद अपने प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ऐसा कहा जाता था कि इस वॉर में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके खिलाफ आर्मी के जो चीफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो कुछ साजिश रच रहे थे। और ऐसा हुआ भी कि बहुत जल्द ही परवेज़ मुशर्रफ का कंट्रोल आ गया था। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी एक बहुत ही क्रूशल डेवलपमेंट इस पीरियड का था। वो था सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि मई 1974 में इंडिया ने अंडरटेक करा था। नेहरू जो था वो उन्होंने हमेशा अपना फेथ रखा था साइंस और टेक्नोलॉजी में, और साइंस और टेक्नोलॉजी को वो एक जरिया देखते थे कि जल्दी से जल्दी हम मॉडर्न इंडिया को डेवलप कर सके, उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वो उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स का बहुत बड़ा हिस्सा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो लेट 1940s में ही उसके ऊपर वर्क होना शुरू हो गया था, और होमी जे भाभा के गाइडेंस के अंडर में इसके ऊपर वर्क होना शुरू हो गया था। इंडिया चाहता था कि एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाए और डेवलप करा जाए। नेहरू जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने प्लीड करा था सुपर पावर्स को कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को करिए, न्यूक्लियर वेपन्स को इतना आप अपने पास मत जमा करिए, होल्ड मत करिए। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर आर्सेनल जो था वो बढ़ता ही गया। कोई भी कंट्री ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक को नहीं कम करा। जब कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे अक्टूबर 1964 में, तो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थे तब, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। जब ताइवान जो था तब वो चाइना को रिप्रेजेंट करता था, और ये पांचों ही जो थे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी थे। और इन्होंने एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को इन्फोर्स करने की कोशिश करी थी 1968 में पूरे वर्ल्ड में। इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में ये था कि इन पांचों कंट्रीज़ के अलावा और कोई कंट्री जो है वो इनके लिए न्यूक्लियर वेपन्स का स्टोर करना या फिर डेवलप करना जो है वो गलत है। तो इंडिया ने इस चीज़ का अपोज करा था, उसने एनपीटी को साइन नहीं करा था। इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा था, ये एक पीसफुल एक्सप्लोजन टर्म करा था। उसका मतलब था कि ये किसी भी तरीके से वॉर के लिए नहीं था, पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको डेवलप करा जाना था। इंडिया ने आर्ग्यू करा था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। ये वो पीरियड था जब न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो बहुत ही जब कंडक्ट करा गया था, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, क्योंकि एक अरब इजराइल वॉर हुआ था 1973 में, जिसमें पूरे वर्ल्ड में ऑयल शॉक हम फेस कर रहे थे, और ऑयल रिसोर्सेज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, क्योंकि अरब नेशंस में ऑयल के प्राइसेस जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। इस वजह से इंडिया में एक इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ था, बहुत हाई रेट्स तक पहुंच चुके थे, इतने पैसे ही नहीं बचे थे कि इंडिया आप कुछ भी खरीद सके। तो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि बहुत सारे एजिटेशंस हो रहे थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस टाइम में एक नेशन वाइड रेलवे स्ट्रगल भी हो रहा था। तो बहुत माइनर डिफरेंसेस थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि किस तरीके से हमें हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि किस तरीके से हमें हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस को कंडक्ट करना चाहिए। इंडिया की पॉलिसी जो थी वो जनरली किस तरीके से मार्क करी जाती थी? एक ब्रॉड एग्रीमेंट कि पार्टीज़ के बीच में एक ब्रॉड एग्रीमेंट था कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन रखना है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है और नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ही वर्क करना है। तो हम देखते हैं कि 1962 से 1971 के बीच में जब इंडिया ने 3 वॉर्स को फेस करा था, उसके बाद भी बहुत सारी पार्टी जो है वो पावर में आई टाइम टू टाइम, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्टी पॉलिटिक्स में सिर्फ एक लिमिटेड रोल रहा। इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अपोज करा था जिसमें ये कहा गया था कि नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि क्योंकि वो सिलेक्टिवली एप्लीकेबल थे कि नॉन न्यूक्लियर पावर जो है वो अब न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर पा रही थी, और ये नॉन प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटी थी ये 5 जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके तरफ से बायस थी, वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। तो इंडिया ने एनपीटी के इनडेफिनेट एक्सटेंशन को रोका था 1995 में, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के ऊपर भी साइन करने से मना करा था। इंडिया ने मई 1988 में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, और ये डेमोन्स्ट्रेट करा था कि वो बहुत ही एक उस केपेबल न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करिए मिलिट्री पर्पसेस के लिए। पाकिस्तान ने भी सून इसको फॉलो करा और खुद न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी इस बात के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हैं, और उनको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। तो ये डर था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी वॉर ना हो जाए, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ तो ये बहुत बड़े वॉर में रिजल्ट करेगा। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या थी कि कम से कम
न्यूक्लियर वेपन्स का स्टोर हो, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स जो हो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ हो, और एक नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी कि कब इंडिया जो है वो किसी के ऊपर आगे से हमला नहीं करेगी, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए करेगी। शिफ्टिंग अलायंसेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसा कि हम चैप्टर 6 में और चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी जो 1970 के बाद 77 के बाद से पावर में आने लगी थी। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो 1977 में पावर में आई, तो इसने अनाउंस करा था कि ये एक जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ही फॉलो करेगी। इसने इम्प्लाई करा था कि जो प्रो सोवियत टिल्ट था फॉरेन पॉलिसी में, इसको करेक्ट किया जाएगा और हम नॉन अलाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक सारी जो गवर्नमेंट्स थी, कांग्रेस हो या नॉन कांग्रेस हो, उन्होंने इनिशिएटिव्स दिए थे कि वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस को इम्प्रूव कर सके और यूएस के साथ भी हम क्लोज टाइज मेंटेन कर सके। इंडियन पॉलिटिक्स में और पॉपुलर माइंड में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो हमेशा से दो क्वेश्चन के बहुत ही करीब थी। एक कि इंडिया का जो स्टैंड था पाकिस्तान को लेकर, और दूसरा इंडिया यूएस रिलेशनशिप को लेकर। तो 1990 के बाद से पीरियड में जो रूलिंग पार्टीज थी उनको क्रिटिसाइज करा गया है क्योंकि वो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रही है। फॉरेन पॉलिसी जो थी इसने हमेशा डिक्टेट करा है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के आइडियाज़ को। तो 1990 के बाद के पीरियड से रशिया में भले ही वो इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड होने लगता है, लेकिन रशिया की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ग्लोबल इंपॉर्टेंस कम हुई है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो और ज़्यादा प्रो यूएस होने लगी, यूएस के साथ हमारे क्लोजर टाइज होने लगे। इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिचुएशन है उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने भी बहुत ज़्यादा शेप करा है। मिलिट्री इंटरेस्ट के कंपैरिजन में इकोनॉमी का ज़्यादा असर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। इसने हमारा इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी की चॉइसेस पे भी इसने हमारा इम्पैक्ट करा है। उसी टाइम पे इंडो पाकिस्तान की रिलेशन जो है उसने भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स को विटनेस करा है इस पीरियड में। कश्मीर इशू जो है वो आज भी बहुत बड़ा इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स भी हुए हैं कि हमारे रिलेशन को हम नॉर्मलाइज करें, इम्प्रूव करें। इसका मतलब बहुत कल्चरल एक्सचेंजेस हुए हैं, दोनों कंट्री के सिटीजन जो है वो उनका आना जाना दोनों बॉर्डर के ज़्यादा हुआ है। ट्रेड कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। और आपको पता है कि ट्रेन और बस सर्विस भी शुरू हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन ये फिर भी 1999 के नियर वॉर सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाया। ये एक सेटबैक है पीस प्रोसेस में, लेकिन फिर भी एफर्ट्स करे जा रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करा जा सके। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।